गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो गर्मी वर्मी कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है? हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? 3 3 यूनिट हो गई है सेकंड सेमेस्टर का भी, या अभी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट हो रहा है बच्चों? क्या हो रहा है? हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हो? चलो अच्छी बात है। देखिएगा, हमारे जो सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, विद्युत चुंबकीय की। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? फर्स्ट यूनिट हमारी हो गई है, सेकंड यूनिट हमारी हो गई है, थर्ड यूनिट हमारी हो गई है। सेकंड और फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है बच्चा? बताइएगा ज़रा, क्या क्या है? इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर जो हमारी यूनिट थर्ड है, उसमें हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटोस्टेट के बारे में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय फील्ड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा यूनिट थर्ड में। अब यूनिट 4 क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो यूनिट 4 है हमारी, वो क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिएगा, हम यह बात करते हैं पहले कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। मैंने आपको बताया था कि ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक हमें क्या बता के गए? क्या बताया था कि कोई पार्टिकल हमारा जब रेस्ट पे है, चार्ज पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पर है। कैसा? चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है, कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मूविंग अवस्था में है, चार्ज पार्टिकल हमारा कैसा है? मूविंग स्टेट में है। कैसा है? मूविंग स्टेट में है। देन कौन सा फील्ड जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास में क्या होता है बच्चा? जनरेट होता है ना। ये कौन बताया? ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया हमें। समझ में आ रहा है? देखिएगा, फिर हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी थी इसमें। जैसे क्या क्या पढ़ा भाई? गॉस लॉ हमें पढ़ा, इसमें फैराडे का लॉ हमने पढ़ा, कूलाम लॉ हमने पढ़ा, फैराडे का लॉ भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फैराडे का लॉ उन्होंने क्या किया था? किसी वायर में करंट का फ्लो किया था या नहीं किया था? कुछ याद आ रहा है? हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन में याद आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइएगा ज़रा। देखिएगा, तो हम यहाँ जो पहले बात कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल की, ठीक है, मैक्सवेल समीकरण। देखिएगा, जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे, कौन थे? जेम्स क्लर्क नामक वैज्ञानिक थे। कब था उनका? 1831 से कब? 1879, ठीक है। तो क्या, एक तो ये बहुत कम उम्र के थे, ठीक है, कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो देखिएगा, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने हमारे पास में मैक्सवेल जो वैज्ञानिक थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वैज्ञानिक जो हमारे पास थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकत्व क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रिलेशन को बताया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बताया? संबंध स्थापित किया। और इनके बीच में क्या बताया कि जो ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक हमारे बता के गए, कोलम्स नामक वैज्ञानिक हमारे बता के गए, फैराडे ने बताया, गॉस ने बताया, जो इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी जिन जिन वैज्ञानिकों ने, और मैक्सवेल ने क्या किया? इन सब की थ्योरी उठाई है, ठीक है। इन्होंने अपनी रिसर्च में क्या क्या किया? सबको कंबाइंड करके एक अपनी थ्योरी दी है, जिसे जो इक्वेशन दी है, मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, वो क्या दी है? मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन है क्या? मैक्सवेल इक्वेशन है क्या? जो मैक्सवेल समीकरण है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। और भविष्यवाणी में क्या करता है कि ये किस वेग से चलती है? प्रकाश की चाल से चलती है, प्रकाश के वेग से चलती है। क्या हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग किस गति से चलती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकंड से क्या करती है, ये चलती है, मतलब ये निर्वात में भी क्या कर सकती है, गति। c बराबर क्या है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। और क्या बताया, मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दोलन को बताया, उनके ऑसिलेशन को बताया, कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बच्चा कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ये क्या है हमारे पास में, लिखते हैं ना ऐसे, ये जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, ये कौन सी होगी, मैग्नेटिक हो गई, ऐसे ही लिखते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बताइएगा जरा, ऐसे होती है या नहीं होती है, होती है ना, जहाँ एक साइड इलेक्ट्रिक वेव होती है, दूसरा मैग्नेटिक। और सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव धनात्मक आवेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है, और किस पर समाप्त होती है, ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आ रहा है, आ रहा है। और फिर हम बात करते हैं किसकी, जैसे हमने बात करी, ये तो किसके लिए है, विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हमने बताया था कि साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एन और एस ध्रुव जो हमारे पास में होते हैं या नहीं होते, बताइएगा। सबसे पहले इनका कोई आरंभ और अंत नहीं होता है, इनका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, इनका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। हमारे पास में यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ फिर वापस से इनका कोई आरंभ और अंत नहीं होता है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। समझ में आ रहा है। तो मैक्सवेल समीकरण हमारे पास में क्या बताती है, जो मैक्सवेल समीकरण है विद्युत और चुंबकत्व के बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है। वहाँ से हम जो टोटल आवेश है और हमारे पास में धारा घनत्व है, इनके बीच में भी हम क्या करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं या नहीं करते। जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आती है या नहीं आती है ना। और फिर एम्पियर के नियम से हम क्या पढ़ते हैं, मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है क्या होती है, बताइएगा। जो गॉस नामक वैज्ञानिक बताते हैं, क्या बताते हैं, बताइएगा जरा, क्या बताया। मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है वो क्या बताती है बच्चा, वो बताती है हमारे पास में कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, क्या है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमारे पास में क्या है, फाई ई है, ठीक है। तो फाई ई का मान जो पृष्ठ पर जितना चार्ज है, जो टोटल चार्ज है पृष्ठ पर, उसके क्या होता है, 1/ε0 के क्या होता है, गुणा होता है। और यही इक्वेशन हमारे पास में क्या कहलाती है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। समझ में आ रहा है। और ऐसा ही इक्वेशन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए डिफाइन होती है गॉस का जो नियम के अनुसार। ये किसके लिए है, प्रथम इक्वेशन विद्युत क्षेत्र के लिए, वो किसके लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। वो भी क्या बताता है, बताइएगा, हमारे पास में क्या बताती है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो निर्गत बंद पृष्ठ से जो निर्गत परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है, उसका मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। पढ़ा है ना हमने, ये वाली चीज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना, कि डेल क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, 0 के होता है या नहीं होता हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में आया, यहाँ हमने उसको चेंज किया, किसको, हम जब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं या नहीं करते, किससे चेंज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से करते हैं या नहीं करते,
सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं ना, तो कितना आता है, डेल क्रॉस ई वेक्टर अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए आता है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। जब हम सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में, किसके लिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। बताइएगा तो क्या है। फिर हम बात करते हैं देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे हमारे 2 या 3 लेक्चर होंगे जिसमें हम सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन की जो चारों इक्वेशन है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन धारा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और विस्थापन धारा का क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। मैक्सवेल इक्वेशन का राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, करंट की मैं आपको बता रही हूँ। तो मैक्सवेल इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो धारा घनत्व का भी पूछ लेता है, सॉरी विस्थापन धारा का भी। तो मैक्सवेल इक्वेशन से भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, करंट में भी बने हैं। और हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय, एक अलग हमारा चैप्टर मान के चलते हैं, वहाँ हम सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, एक्सरे, यूवी, इन सब तरंगों के बारे में हम स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ। तो अभी हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस। क्या हुआ मैंने बता दिया, सब क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करें, देखते हैं क्या है मैक्सवेल समीकरण। कब कब आया हुआ है ये, 2023 में आया हुआ है, 2022 में आरयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, मत्स्य में भी आया हुआ है बच्चा। ठीक है, तो क्योंकि मत्स्य और राजस्थान का सिलेबस एक ही है, वो एक ही चीज करता है दोनों। या तो क्या दे दिया, मैक्सवेल इक्वेशन किस तरीके से उसने राजस्थान में पूछी है, तो उसको अलग करके नहीं वो पूछेगा मत्स्य में, सेम तो नहीं पूछ सकता ना। क्यों, क्योंकि लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर पहले हो जाते हैं और मत्स्य यूनिवर्सिटी के पेपर बाद में होते हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लगभग 10-15 दिन का ही फर्क होता है, इससे ज्यादा होता भी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा मैक्सवेल इक्वेशन है क्या, बात करें। देखिएगा, मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के 4 आधारभूत नियमों का परिकलन किया। किसने, मैक्सवेल ने। क्या बताया था, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य। ठीक है, क्या है विद्युत क्षेत्र के लिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र का गॉस लॉ, दूसरा पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम, तीसरा पढ़ेंगे हम फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या होता है, फैराडे ने बताया, आपने बताया ना कि हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे, हमने एक सर्कुलर वायर लिया है, करंट का फ्लो किया है, चार्ज पार्टिकल जहां मूव हो रहे हैं वहां कौन सा फील्ड जनरेट हो रहा है, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, होता है ना। मतलब क्या है, हमारे पास में एक हमने क्या बना ली है, एक मैग्नेट बना ली है, लेकिन जैसे ही हम उसमें करंट हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी रेस्ट अवस्था में आ जाएंगे, तो हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र के जो गुण हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। देखिएगा, एम्पियर का परिपथीय है धारा का नियम क्या है, मैक्सवेल ने, हम ये चारों पढ़ेंगे, इन चारों से हम क्या निकालेंगे, चारों मैक्सवेल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मैक्सवेल ने इन नियमों को अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त किया और इन्हीं समीकरण को क्या नाम दिया, मैक्सवेल समीकरण नाम दिया। समझ में आया। स्पीड ज्यादा हो रही है? ये यूनिट ही बच रही है बस हमारे पास में, बाकी सब यूनिट हो गई है। ठीक है, तो देखिएगा, हम पहले क्या पढ़ेंगे, गॉस का नियम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए, फिर हम किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं है हम एक साथ चारों इक्वेशन करवाएंगे, 2-2 इक्वेशन, लेकिन 2-2 इक्वेशन हमें ऐसे समझ में आ जानी है, यदि पेपर में आए तो हमें वही करके आना है। ठीक है, हमारे दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए कभी भी। क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, कुछ नहीं है भाई, थ्योरी लिख सकते हैं हम। तो देखिएगा क्या है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। ठीक है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके नियम के द्वारा, गॉस के नियम के द्वारा। और गॉस का नियम के अनुसार क्या है,
देखिएगा गॉस का नियम क्या बताता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत क्या है, जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। समझ में आ रहा है? बताइएगा। देखो परिभाषा से हम इक्वेशन बनाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ आपको, यदि लैंग्वेज समझ में आ गई है तो आप मैथमेटिकल टर्म बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। यहाँ किसकी बात हो रही है, विद्युत की, मतलब किसकी, इलेक्ट्रिक की। ठीक है, किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश को हम किससे डिफाइन करते हैं, समेशन से। ठीक है, का 1/ε0 गुणा होता है ना। ठीक है, तो देखिएगा इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। मैंने इस टोटल को Q मान लिया ε0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब E0 क्या है हमारे पास में, निर्वात में परावैद्युत वो है हमारे पास में, है या नहीं है, ये निर्वात का ε0 विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है ना E0। हमारे पास में Q क्या है, यहाँ आवेश है या नहीं है। तो E0 क्या है, E0 हमारे पास में क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा यहाँ Q क्या है, आवेश है, और ε0 हमारे पास में क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और मीडियम को हम किससे करते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से करते हैं। यही करते हैं, नहीं करते, करते हैं ना। देखिएगा यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, जल्दी देखिएगा कि यहाँ तक आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो, कोई आपके डेरिवेशन समझ में नहीं आया हो, बताइएगा जरा। अब देखिएगा हम किससे पढ़ते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन से अब इसको पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, गणितीय परिभाषा से हम इसको क्या पढ़ेंगे, किसी पृष्ठ अल्पांश, पृष्ठ का सरफेस का अल्पांश भाग लेते हैं, से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है, क्या है, पृष्ठ अल्पांश से फ्लक्स जो हमारे पास में है, किससे निर्गत जो फ्लक्स है क्या है, फाई एस क्या है, सरफेस हुआ हमारे पास में, है ना। तो उस स्थिति का विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के अदिश गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम बात करें किसके, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, क्या लिया है, इसका इंटीग्रल लेते हैं ना टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। तो देखिएगा गणितीय परिभाषा से, गणितीय परिभाषा से किसी पृष्ठ अल्पांश से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, बताइएगा। किसी पृष्ठ अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा निर्गत विद्युत फ्लक्स उस विद्युत क्षेत्र कौन सा है, अल्पांश की स्थिति का विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश क्या है, डी ए वेक्टर के कैसा होता है, अदिश गुणन के बराबर होता है ना। तो देखिएगा क्या लिखा है हमने, किसे निर्गत विद्युत फ्लक्स उस अल्पांश की स्थिति
उस अल्पांश की स्थिति पर उस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, तथा सदिश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा सदिश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? देखिएगा कि गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास में सरफेस का, पृष्ठ का क्या है, फ्लक्स है, फाई एस किसके बराबर होता है, हमारे पास में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के क्या होता है, बराबर होता है। सरफेस इंटीग्रल है ना, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चा, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हमारे पास में। समझ में आ गया इतना? देखिएगा अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ आप इसकी भी बात कर सकते हो। यदि हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है हमने, फाई ई लिख लिया, किसकी परिभाषा से, गणित की परिभाषा से। ठीक है, तो देखिएगा अब हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारे पास में क्या कहती है। देखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या है, फाई ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ फाई ई बराबर क्या है हमारे पास में, इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर किसके है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, किससे, इक्वेशन 1 और 2 से। समझ में आ रहा है इतना, आ रहा है ना समझ में, बताइएगा जरा। और आवेश घनत्व की परिभाषा से हम क्या लिखते हैं, Q बराबर कितना होता है, रो dV, यही होता है या नहीं होता, किसकी परिभाषा से, आवेश घनत्व की परिभाषा से। बताओ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बताओ जल्दी, पढ़ा है ना। तो देखिएगा चूंकि आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या लिखते हैं, बताइएगा हमारे पास में कि Q बराबर किसके होता है, रो dV के। होता है या नहीं होता, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से देखिएगा, समीकरण 3 व 4 से बताइएगा जरा। मैं रो की जगह ये इसका मान रख दूं ना, तो क्या आ जाएगा, एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो कितना आ जाएगा, dV। यही आएगा या नहीं आएगा, बताइएगा जरा। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में, यहां तक बताइएगा। इक्वेशन नंबर 5 तक कुछ नहीं करना है। अब यहाँ हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है। ठीक है, देखिएगा, करिएगा जल्दी जल्दी करिएगा फटाफट।
ठीक है, तो देखिएगा अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण जो 5 हमारे पास में आई है, समीकरण 5 क्या है, मैक्सवेल की प्रथम समाकलन समीकरण है। क्या है, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का समाकल रूप है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा समीकरण 5, ये तो हमसे क्या पूछा है, समाकलन रूप। हमसे ज्यादातर क्या पूछता है, अवकल रूप पूछता है। क्या पूछता है, अवकल रूप। ये हमने जो निकाला है ये कौन सा है बच्चा, समाकलन रूप है। ठीक है, समाकलन रूप है। अब हम कौन सा निकालेंगे, अवकलन रूप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, क्यों शेरा, समझ में आ रहा है, अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो बोलते क्यों नहीं हो, बोलना चाहिए ना, है बोलना चाहिए ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ पता कैसे चलेगा, बोलोगे तभी समझ में आएगा ना कि हाँ मैम हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर कह रही हूँ ये बहुत अच्छी है यूनिट, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, देखिएगा समीकरण 5 मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, समीकरण के समाकलन रूप को व्यक्त करता है। व्यक्त करती है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका अवकल रूप निकालेंगे। अवकल रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर्म करेंगे। तो देखिएगा चूंकि गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय पता है क्या है, बताइएगा। सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में। होता क्या है हमारे पास में, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके बराबर होता है, बताइएगा जरा, डेल क्रॉस डेल डॉट ई वेक्टर कितना, डीवी के बराबर होता है या नहीं होता। अब मैं क्या करती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 6 से मान किस में रखती हूँ, 5 में। तो देखिएगा समीकरण 5 व 6 से क्या किया है, मान रखा है। तो मान रखा, कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास में, ई वेक्टर सॉरी डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर कितना आ जाएगा, डीवी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/ε0 रो डीवी के। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7। हमने क्या किया है, दोनों तरफ डीवी का गुणांक लिया है, कंपेयर कर दिया ना। तो समीकरण 7 से हमने क्या किया है, दोनों के डीवी का गुणांक ले लिया, कितना आएगा, इसलिए क्या आया है, डेल डॉट कंपेयर कर दिया दोनों तरफ, क्या आया है, डेल डॉट ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यही हमारे पास में क्या निकल के आती है, मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन निकल के आती है, उसका अवकल रूप निकल के आता है। समझ में आ रहा है, तो देखिएगा कौन सी, इक्वेशन नंबर 8। तो देखिएगा समीकरण 8 मैक्सवेल के समीकरण 8 मैक्सवेल की प्रथम समीकरण के अवकल रूप को व्यक्त करती है।
ठीक है। तो आपसे अवकल रूप निकाले तो यहाँ करना है और समाकलन रूप निकाले तो आपको इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन में कई बार बोल भी देता है आपको कि उसका अवकल रूप निकालिएगा। तो ये क्या है हमारे पास में मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन। क्या है? मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन हमारे पास में आ गई है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। क्या है देखिएगा, देखिए तो देखिएगा मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण क्या है। हमने बात करी थी कि जो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण होती है किसके लिए होती है? विद्युत क्षेत्र के लिए आती है ना। अब जो सेकंड है गॉस के नियम के अनुसार वो किसके लिए बताता है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए बताता है बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताता है ना। सेकंड इक्वेशन। थर्ड किसके लिए निकालते हैं? फैराडे के नियम के अनुसार। और चौथी किसके लिए निकालते हैं? एम्पियर के नियम के अनुसार। ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो 2 इक्वेशन देगा, वो पूछेगा तो चारों ही पूछेगा आपसे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? बताइएगा जरा। और क्या 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है? बताइएगा जरा। मैंने बोला था ना कि यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर हमें याद रहना चाहिए लास्ट तक। क्यों? आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस आनी चाहिए। बताओ कितनी जगह स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम यही यूज आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो हमें भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिएगा मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण क्या है। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या है बच्चा? देखिएगा कि मैक्सवेल का जो द्वितीय समीकरण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए बताता है? ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और फर्स्ट किसके लिए बताता है? विद्युत क्षेत्र के लिए। याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुत बार पूछते हैं यहाँ से इंटरव्यू में। ठीक है, और क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। क्या? मैक्सवेल इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? फ्लक्स, अरे समझ में आ रहा है? बताइएगा जरा। निर्गत जो परिणामी फ्लक्स है हमारे पास में किसके बराबर आता है? 0 के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? 0 के। है या नहीं है? है ना। अब हम क्या करते हैं गणितीय परिभाषा से। देखिएगा यहाँ हमने पहले क्या किया? बेसिक बताया, ठीक है, वो लिया। फिर हम किससे सॉल्व करें? मैथमेटिकल डेफिनेशन से। और हम यहाँ किससे सॉल्व करेंगे? यहाँ भी गणितीय परिभाषा से हम सॉल्व करेंगे। तो ये किसके लिए है? जो हमारे पास में डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि हमारे पास में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब गणितीय परिभाषा से, गणितीय परिभाषा से बताओ क्या बताता है? बताइएगा जरा। गणितीय परिभाषा से हम क्या निकालते हैं? मैथमेटिकल टर्म से हम क्या निकालेंगे? जल्दी बताइएगा। क्या निकाला था कि 5b हमारे पास में था, किससे निकालेंगे? किसके बराबर होता है? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है हमारे पास में जो सदिश क्षेत्रफल है उसके क्या रहता है? अदिश गुणन के बराबर रहता है। यही है या लिखाऊं ये वाली लाइन भी? ये वाली लाइन लिखानी है कि किसी पृष्ठ अल्पांश से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स उस अल्पांश की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र
बी वेक्टर तथा सदिश क्षेत्रफल डी वेक्टर के क्या रहता है, अदिश गुणन के बराबर रहता है। तो यहाँ गणितीय परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आया है? सॉरी, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। बताओ समझ में आया? आया क्या? ठीक है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से वही प्रोसेस करेंगे। क्या किया है हमने, 5b बराबर दोनों का मान है, मतलब हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर किसके हैं, 0 के हैं। कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। बताओ समझ में आया? और देखिएगा यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 हमारे पास में जो आई है, समीकरण 3 मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का समाकलन रूप है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चा, अवकल रूप निकालेंगे। तो अवकल रूप निकालने के लिए हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, करेगी या नहीं करनी पड़ेगी बताइएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर आधार है या नहीं है, बेस है ना अपने सेकंड सेमेस्टर का, है ना। तो देखिएगा ये हमने तो क्या निकाल लिया, समाकलन रूप। अब अवकलन रूप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, चूंकि किससे, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से, करें। तो देखिएगा क्या करते हैं हम गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से, हमने क्या किया कि क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल किस में चेंज होता है बच्चा, वॉल्यूम इंटीग्रल में होता है या नहीं होता, सबसे पहले ये बताइएगा। होता है ना। क्या बताता है कि बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके बराबर होता है, इंटीग्रल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ हम वॉल्यूम लिख देते हैं, किसके बराबर होता है हमारे पास में, डेल डॉट बी वेक्टर किसके, डीवी के। होता है या नहीं होता। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अतः समीकरण 3 व 4 से क्या निकल के आता है कि डेल डॉट बी वेक्टर बराबर किसके आ गया है, 0 के आता है। किसके बराबर आता है, 0 के आता है। और यही हमारे पास में क्या है, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन का अवकलन रूप निकल के आता है। समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। तो देखिएगा अतः समीकरण 5 मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का अवकल रूप है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास में 2 इक्वेशन हो गई है।
तो एक साथ तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन भी हमें पढ़ना था, तो एक साथ मैंने इस वजह से नहीं पढ़ाया चारों इक्वेशन। इक्वेशन आज कर ली है, कल हम दोनों इक्वेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये इक्वेशन के बारे में भी। अब हम एम्पियर का लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, फैराडे का लॉ पढ़ेंगे। ये हमने किसके लिए पढ़े? गॉस के लिए पढ़े। किसके लिए? गॉस का कौन सा? विद्युत क्षेत्र के लिए नियम पढ़ा और चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियम पढ़ा। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? अब जो थर्ड इक्वेशन है किसके लिए है? फैराडे के लिए। फैराडे का नियम क्या बताता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्यों बताता है? बताता है या नहीं बताता? अरे बताता है या नहीं बताता? बताता है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे। और किसके लिए होती है? वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से नहीं आती है, विद्युत क्षेत्र में चेंज की वजह से आती है। क्या? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो आती है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? गला भी बैठ गया। चलो, तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल हम कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सवेल की। तो कल हमारे जो मैक्सवेल समीकरण है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसके जो क्वेश्चन है वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। इनके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हम करवा के चलेंगे साथ साथ ही। भाई मैक्सवेल का टॉपिक हुआ, मैक्सवेल के साथ हमने मैक्सवेल के क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। तो आज अपना ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।